क्या एक मरा हुआ आदमी पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर सकता है? आप कहेंगे यह असंभव है। साइंस भूत को नहीं मानता, लेकिन जेफरी एप्स्टीन का भूत अलग है। मरने से पहले उसे गिनती के लोग जानते थे, मरने के बाद उसको पूरी दुनिया जान गई। उससे जुड़ी फाइलें भानुमति का पिटारा है, जिसमें हाथ डालने से हर कोई बचना चाहता है। जैसे ही एक फाइल खुलती है, कई सफेद पोश दागदार दिखने लगते हैं, वैसे सफेद पोश जो हमारी आपकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इन फाइलों ने सबसे ज्यादा अमेरिका में तहलका मचाया है, मगर बाकी दुनिया भी अछूती नहीं है। इसके तार भारत तक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में कौन से राज हैं? अब तक किन लोगों के नाम बाहर आए हैं? एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने का मतलब क्या है? क्या एप्स्टीन फाइल्स में भारत के लोग भी शामिल हैं? और हमको आपको इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, इस वीडियो में सब बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। न्यूज पिंच पर आज एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन को जान लेते हैं। एप्स्टीन की पैदाइश जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुई थी। उसके पिता सीमोर सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट के लिए कचरा उठाते थे और मां प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। एप्स्टीन की पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल कॉलेजों में हुई। उसको क्लास में तेज तर्रार माना जाता था, इसलिए उसके क्लासमेट उससे पढ़ने आते थे। इससे एप्स्टीन का जेब खर्च निकल जाता था। 21 की उम्र में वो मैनहट्टन के डाल्टन स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने लगा। इस स्कूल में शहर के सबसे अमीर और नामी लोगों के बच्चे पढ़ते थे। एप्स्टीन बच्चों के बीच काफी पॉपुलर था। उसकी ख्याति उनके घरों तक पहुंच गई। पेरेंट्स उसको प्राइवेट पार्टियों में बुलाने लगे। ऐसी एक पार्टी में एप्स्टीन को वॉल स्ट्रीट जाने का ऑफर मिला। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी में है। यह अमेरिका की फाइनेंस इंडस्ट्री का सेंटर है। एप्स्टीन को बियर स्टर्न्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम मिल गया। वो अपनी जॉब में तो बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन झूठ बोलने और सब्ज बाग दिखाने में उस्ताद था। वॉल स्ट्रीट में उसकी मुलाकात अक्सर अमीर और ताकतवर लोगों से होती थी। उसका करिश्मा ऐसा था कि जो भी उससे मिलता उसको पसंद करने लगता था। वे लोग एप्स्टीन से अपनी निजी जिंदगी के राज भी साझा करते थे। धीरे धीरे एप्स्टीन को उनकी कमजोरी समझ आने लगी। उसने उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू किया। एप्स्टीन ने शुरुआत में छोटे मोटे फ्रॉड किए। जब शिकायत ऊपर तक पहुंची तो बड़े अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसका एक कारण यह भी था कि उनमें से कई लोग अय्याशी के लिए एप्स्टीन पर निर्भर थे। वो उनके काफी राज जानता था। इसने एप्स्टीन को और बड़ा फ्रॉड करने की हिम्मत दी। उसको समझ आया कि अगर अमीर बनना है तो इसी रास्ते पर चलना होगा। बियर स्टर्न्स में एप्स्टीन ने 1981 तक नौकरी की। फिर गबन के एक मामले में उस पर जुर्माना लगा और उसको 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तब एप्स्टीन ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब तक इतने कनेक्शन बन चुके थे कि उसको कोई अफसोस नहीं था। 1982 में एप्स्टीन ने अपनी कंपनी बनाई। वो अमीरतम लोगों के पैसे मैनेज करने लगा। उसके बारे में मशहूर था कि वो $1 बिलियन से कम वाले क्लाइंट से बात तक नहीं करता। फिर तेजी से एप्स्टीन के पास पैसा आ रहा था। उसकी प्रेमिकाओं की संख्या भी बढ़ रही थी। एक समय में उसके कई प्रेम प्रसंग चलते थे। उसकी नजर हमेशा अमीर और सोशल स्टेटस वाली महिलाओं पर होती थी। उनके जरिए उसको बड़े क्लाइंट्स मिलते थे। उनको बोतल में उतारना उसको बखूबी आता था। एप्स्टीन की सबसे चर्चित गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल थी। उसके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल ब्रिटेन में सांसद रह चुके थे और कई अखबारों और पब्लिशिंग बिजनेस को चलाते थे। जब रॉबर्ट को पता चला कि उनकी बेटी किसी जेफरी एप्स्टीन को डेट कर रही है, उन्होंने उसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों को फोन मिलाया। जहां कहीं उनका फोन गया, उसने एप्स्टीन की तारीफ ही की। इसके कुछ महीने बाद शिप से गिरकर रॉबर्ट की मौत हो गई। बाद में पता चला कि उसने अपनी कंपनी के पेंशन फंड में फ्रॉड किया था। इस घटना ने मैक्सवेल फैमिली की इमेज बहुत तहस नहस कर दी। उन्हें ब्रिटेन में लुटेरे और धोखेबाज की तरह देखा जाने लगा। उनका बिजनेस एम्पायर ढहने की कगार पर पहुंच गया। ऐसे वक्त पर एप्स्टीन ने गिलेन को सहारा और काम दिया। गिलेन उसी के साथ रहने लगी। गिलेन को अपने पिता से राजनीति, मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया के कॉन्टैक्ट्स मिले थे। उसने एप्स्टीन को और भी प्रभावशाली लोगों से मिलवाया। अब तक की कहानी में आपको एक रेगुलर पैटर्न दिखा होगा। एप्स्टीन कनेक्शन बनाने में यकीन रखता था। वो हर कनेक्शन का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए करता था। एप्स्टीन गजब का सेल्समैन भी था। वो अमीर लोगों की रग रग से वाकिफ था। उनके सामने वो पहले अपने आप को बेचता। एप्स्टीन खुद को मशहूर लोगों का फाइनेंस मैनेजर बताता। इससे लोग उस पर भरोसा करने लगते थे। फिर वो उनमें डर बिठाता था। जिनके पास जितना पैसा था वो उतने ज्यादा इनसिक्योर रहते थे। एप्स्टीन ये साबित करता कि उनके करीबी लोग उन्हें लूट रहे हैं। अगर कोई इस लूट से बचा सकता है तो वो मैं ही हूं। इस मॉडस ऑपरेंडी से उसने कई अरबपति लोगों को अपने जाल में फंसाया।
इनमें फैशन और ब्यूटी ब्रांड विक्टोरियन सीक्रेट के सीईओ लेस्ली वैक्सनर और अरबपति इन्वेस्टर लियोन ब्लैक जैसे लोग भी थे। वे एप्स्टीन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। बदले में एप्स्टीन को लाखों डॉलर की फीस और कमीशन मिलता था, लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं था। उसने बैकडोर से घपला करना जारी रखा। जब तक गबन का पता चलता तब तक उसका बैंक बैलेंस बढ़ चुका होता था। इस तरह उसने बेहिसाब संपत्ति जमा की। उसके पास न्यूयॉर्क और पेरिस में कई बंगले थे। यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट द्वीप था। उसके पास दो प्राइवेट जहाज थे और लग्जरी कारों की पूरी फ्लीट थी। 1990 के दशक में एप्स्टीन की पहुंच व्हाइट हाउस तक हो चुकी थी। तब तक बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। उसने व्हाइट हाउस के मरम्मत के लिए भी कुछ रकम दी थी। इसकी बदौलत क्लिंटन से उसकी जान पहचान हुई। आगे चलकर ये गहरी दोस्ती में बदल गई। अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी जेफरी एप्स्टीन का दोस्त था। यह उसका रुतबा बताने के लिए काफी है। अब उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता था। एप्स्टीन सब जगह था। अमीर बिजनेसमैन हो, सेलिब्रिटी हो या शक्तिशाली नेता, हर जगह एप्स्टीन कॉमन होता था। उसने अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में डोनेशन दे रहा था। उसका नाम काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन CFR के बोर्ड में था। वो न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस का मेंबर था और वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से भी जुड़ा था। उसके दोस्त हु एंड हु थे, फिर भी बाहरी दुनिया के लिए वो अब भी गुमनाम बना हुआ था। इस गुमनामी से पहली बार पर्दा 2002 में उठा, जब न्यूयॉर्क मैगजीन ने एप्स्टीन पर एक डिटेल्ड प्रोफाइल पब्लिश की। इसका टाइटल था जेफरी एप्स्टीन, इंटरनेशनल मनी मैन ऑफ मिस्ट्री। आर्टिकल का पहला पैराग्राफ कुछ ऐसा था: उसके पास अंधाधुंध पैसा है, कई प्लेन्स हैं और महिलाओं को आकर्षित करने वाली नजर। उसका दिमाग नोबेल विजेता वैज्ञानिकों और दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को चुनौती देता है। जब से ये खबर आई है कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर ने उसके बोइंग विमान से अफ्रीका का सफर किया था, तब से हर कोई यही जानना चाहता है कि जेफरी एप्स्टीन आखिर है कौन। इस प्रोफाइल में एप्स्टीन की तारीफ पर तारीफ की गई थी। कुछ पॉइंट्स पर गौर करिए। एप्स्टीन को प्राइवेसी पसंद है। वो दिखने में किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा है। वो $15 बिलियन से ज्यादा का फंड मैनेज करता है, लेकिन उसके क्लाइंट्स कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन और प्रोफेसरों से लेकर नोबेल विजेता वैज्ञानिकों तक उसको सब पसंद करते हैं। एप्स्टीन को मशहूर लोगों से दोस्ती करने का शौक है। वो उन्हें ट्रॉफी की तरह देखता है। एप्स्टीन कभी इंटरव्यू नहीं देता और ना उसकी तस्वीर किसी अखबार या मैगजीन में छपती है। इसी प्रोफाइल में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी मिलता है। वो कहते हैं, मैं जेफरी को 15 सालों से जानता हूँ। वो कमाल का आदमी है। उसके साथ हमेशा मजा आता है। मेरी ही तरह उसको भी खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं, खासकर कम उम्र की खूबसूरत महिलाएं। 2002 में ट्रंप ने कहा था कि वो 15 सालों से एप्स्टीन को जानते हैं, यानी उनकी दोस्ती 1987 में शुरू हो चुकी थी। इस बीच क्लिंटन भी उसके संपर्क में आए थे। मतलब ये कि एप्स्टीन एक समय पर ट्रंप और क्लिंटन दोनों का कॉमन फ्रेंड था। ये फैक्ट याद रखिएगा, आगे इसका जिक्र मिलेगा। बहरहाल, न्यूयॉर्क मैगजीन की प्रोफाइल में कहीं भी एप्स्टीन के फाइनेंशियल फ्रॉड या यौन अपराधों का पता नहीं चलता। फिर 2003 में चर्चित मैगजीन वैनिटी फेयर में उसकी एक और प्रोफाइल छपी। इसका टाइटल था द टैलेंटेड मिस्टर एप्स्टीन। इसमें पहली बार एप्स्टीन के फाइनेंशियल फ्रॉड्स का कच्चा चिट्ठा खोला गया था, लेकिन हर फ्रॉड में एक कॉमन चीज थी। उसके दोस्त और पार्टनर तो फंस जाते थे, लेकिन एप्स्टीन आसानी से बच निकलता था। 2003 तक एप्स्टीन की सीक्रेट जिंदगी का दूसरा पहलू सामने आने लगा था, लेकिन अभी तक उसके दूसरे अपराध छिपे हुए थे। फिर 2005 का साल आया। फ्लोरिडा में एक महिला ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। उसका आरोप था कि पाम बीच के एक बंगले में उसकी 14 साल की बेटी से पैसे देकर मसाज करवाया गया है और उसके साथ गलत हरकतें भी हुई हैं। पुलिस ने जांच की तो उनका माथा ठनक गया। उन्हें पता चला कि यह बंगला जेफरी एप्स्टीन का है। पुलिस की तलाशी में आपत्तिजनक पेंटिंग, CD और तस्वीरों का जखीरा मिला। फिर FBI भी जांच में शामिल हुई। पीड़ितों के लिए स्पेशल लाइन शुरू की गई। इसके बाद 30 से अधिक महिलाओं ने आरोप दर्ज कराया। उनके आरोपों में एक पैटर्न का पता चला। सभी पीड़िताएं यौन शोषण के समय नाबालिग थीं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां। ये मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उन्हें एप्स्टीन के बारे में अपने कॉलेज में पता चलता था, किसी दोस्त के जरिए। क्या पता चलता था? पाम बीच पर एक बंगला है, वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता है, वो मसाज के लिए $200 देता है। मसाज वाले कमरे में जेफरी सिर्फ तौलिया लपेट कर लेटा होता था। जब मसाज खत्म हो जाता तब वो गलत तरीके से इधर उधर छूने लगता था। लड़कियों के पास वहां से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। उन्हें चुपचाप सब सहना पड़ता था। जब लड़कियां वापस लौटने लगती तब वो उन्हें पैसे देता था, साथ में ऑफर भी, एक और लड़की को लेकर आओ तो कमीशन मिलेगा। कच्ची उम्र, पैसों का लालच और एप्स्टीन का रसूख।
लड़कियों के लिए इससे पार पाना नामुमकिन था। एप्स्टीन ने इसका पूरा फायदा उठाया। वो उन्हें अपने अमीर दोस्तों के पास भेजने लगा और उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। पुलिस और एफबीआई की जांच के बाद केस शुरू हुआ। एप्स्टीन ने अपनी तरफ से बड़े वकीलों को उतारा। सरकारी वकील उनके साथ मिल गए। उन्होंने पीड़िताओं को बताए बिना डील कर ली। बदले में एप्स्टीन से फेडरल चार्जेस हटा लिए गए। स्टेट लॉ के तहत उसने 2 आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया। उसको 18 महीनों की सजा हुई और सरकारी रिकॉर्ड में उसको सेक्स ऑफेंडर घोषित किया गया। लेकिन महज 13 महीने बाद एप्स्टीन पूरी तरह आजाद हो चुका था। इतना सब होने के बाद भी एप्स्टीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। एलीट पार्टी में उसका आना जाना लगा रहा। ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन को कभी उसके किए की सजा नहीं मिल पाएगी। लेकिन अभी कहानी बाकी थी। 2017 में सोशल मीडिया पर मी टू कैंपेन जोर पकड़ रहा था। दुनिया भर में महिलाएं अपने साथ हुई यौन शोषण की कहानियां साझा कर रही थी। वे ताकतवर लोगों का नाम लेकर आरोप लगा रही थी। इन कहानियों को आम जनता का समर्थन भी मिल रहा था। इसी दौर में मियामी हेराल्ड नाम के एक अखबार ने एप्स्टीन केस की पड़ताल शुरू की। उसकी रिपोर्ट नवंबर 2018 में पब्लिश हुई। इसने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसमें दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार में मंत्री अलेक्जेंडर अकोस्टा ने 2008 में एप्स्टीन को बचाने के लिए एक अवैध डील कराई थी। अकोस्टा तब फ्लोरिडा के सबसे बड़े सरकारी वकील हुआ करते थे। उन्हें पीड़ित महिलाओं का पक्ष रखना था, लेकिन वो एप्स्टीन के आगे बिछ गए थे। उनकी डील के बाद ही एफबीआई ने एप्स्टीन केस की जांच बंद कर दी थी। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने अकोस्टा को लेबर मिनिस्टर बना दिया। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद अकोस्टा को इस्तीफा देना पड़ा था। मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट में दर्ज था कि एप्स्टीन ने 2001 से 2006 के बीच कम से कम 80 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। 2018 में पहली बार जेफरी एप्स्टीन के यौन अपराधों पर मेन स्ट्रीम में चर्चा शुरू हुई। तब उसकी 27 महिलाएं खुलकर आगे आईं। इससे सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और तस्करी का चार्ज लगा था। उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। एप्स्टीन के केस का ट्रायल 2020 में शुरू होने वाला था, लेकिन 10 अगस्त 2019 को जेल में ही उसकी मौत हो गई। अफसरों ने कहा कि उसने खुद अपनी जान ली है। इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलने लगी। जिस सेल में एप्स्टीन को रखा गया था उसकी 24 घंटे निगरानी होती थी, लेकिन मौत वाले दिन सारे कैमरे खराब थे और गार्ड सो रहे थे। एक थ्योरी यह भी थी कि एप्स्टीन का खेल खत्म हो चुका था। उसके पास कई नामी गिरामी लोगों से जुड़े सबूत थे। वो कईयों की पद प्रतिष्ठा धूमिल कर सकता था, इसलिए उसे जेल में ही मरवा दिया गया। हालांकि एप्स्टीन की पुरानी गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल को 20 बरस की सजा मिली। उस पर आरोप था कि वो यौन अपराधों में एप्स्टीन की मदद करती थी। गिलेन अभी भी जेल में है। जब एप्स्टीन की मौत हो चुकी है, फिर भी उस पर बहस क्यों चल रही है? सवाल ये उठता है। दरअसल जेफरी एप्स्टीन से कई नामी लोगों का नाम जुड़ा था। वो कई घृणित अपराधों का मास्टरमाइंड था। क्योंकि पब्लिक फिगर्स खुद को नैतिक और आदर्श बताते नहीं थकते, इसलिए उनकी सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उन्हें प्रॉपर सजा भी मिलनी चाहिए। इसी वजह से ये मांग चल रही थी कि एप्स्टीन केस की सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएं। इनमें फोटोज, वीडियोस, ईमेल्स, इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स और तमाम दूसरे रिकॉर्ड शामिल हैं। इनको सामूहिक तौर पर एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। 2024 के इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो एप्स्टीन फाइल्स को तुरंत रिलीज कर दूंगा। जनवरी 2025 में ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन भी गए, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने से बचते रहे। फिर जुलाई में ट्रंप और एलन मस्क का झगड़ा हो गया। तब मस्क ने आरोप लगाया था कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में, इसलिए वो इसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। बाद में मस्क ने यह ट्वीट डिलीट कर लिया था, मगर एप्स्टीन फाइल्स पर बहस तेज हो चुकी थी। ट्रंप के सपोर्टर्स भी फाइल्स रिलीज करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार नवंबर 2025 में अमेरिका के संसद ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। इसके तहत 1 महीने के अंदर जस्टिस डिपार्टमेंट को एप्स्टीन केस से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करना था। इसकी डेडलाइन 19 दिसंबर 2025 की तय हुई, मगर 19 दिसंबर को जस्टिस डिपार्टमेंट ने लगभग 4000 फाइलें ही रिलीज की। ये एक हिस्सा भर है। ज्यादातर फाइलों को बुरी तरह रिडैक्ट किया गया है। लगभग 550 पन्नों में काले स्केच की भरमार है। उनसे कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। ये ट्रांसपेरेंसी एक्ट का उल्लंघन है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि विक्टिम्स की पहचान छिपाने के लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से फाइल्स रिलीज की गई वो लोगों को भरमाने की तरकीब भर लगती है। अभी तक जो जानकारी उपलब्ध थी उसमें कुछ नाम और तस्वीरें बढ़ गई हैं, वरना कोई भी ऐसी चीज बाहर नहीं आई है जो एकदम अप्रत्याशित हो या जिससे किसी के अपराध का पता चलता हो। अब तक एप्स्टीन फाइल्स में किन लोगों के नाम आ चुके हैं अब ये जानते हैं।
सबसे चर्चित नाम अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। 19 दिसंबर से पहले ट्रंप और एप्स्टीन की साथ में कई तस्वीरें बाहर आ चुकी थी। वे दोनों अक्सर पार्टियों में साथ दिख जाते थे। एक बार ट्रंप ने पर्सनल मैसेज के साथ अपनी किताब एप्स्टीन को गिफ्ट की थी। इसके अलावा ट्रंप की पहली पत्नी इवाना और बेटी इवांका का नाम एप्स्टीन की ब्लैक बुक में मिला है। ब्लैक बुक जेफरी एप्स्टीन की पर्सनल डायरी थी। उसमें उसके करीबी दोस्तों के नाम, नंबर और एड्रेस दर्ज रहते थे। एप्स्टीन ने यह भी दावा किया था कि उसने ट्रंप को मेलानिया से मिलवाया। मेलानिया इससे इनकार करती थी। हालांकि तीनों को कई मौके पर साथ देखा गया था। 19 दिसंबर को रिलीज हुई फाइल्स में एक कोर्ट डॉक्यूमेंट का भी जिक्र है। इसके मुताबिक एप्स्टीन 14 साल की एक लड़की को ट्रंप के घर लेकर गया था। उसने ट्रंप से पूछा था, ये तुम्हें पसंद है? तब ट्रंप ने हाँ में सिर हिलाया था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट में ट्रंप के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा है। दूसरा बड़ा नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का है। एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम कई बार आया है। क्लिंटन की अलग अलग महिलाओं के साथ तस्वीरें मिली हैं। एक तस्वीर में क्लिंटन हॉट टब में लेटे हैं और उनके ऊपर एक महिला झुकी है। महिला का चेहरा छिपाया गया है। क्लिंटन की एक पेंटिंग भी एप्स्टीन फाइल्स में है। इसमें वो महिलाओं वाली ड्रेस पहने दिख रहे हैं। क्लिंटन ने 2000 के दशक में दावा किया था कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। हालिया रिलीज के बाद उनके प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन 2011 में क्लिंटन ने वैनिटी फेयर मैगजीन को धमकी दी थी। उन्होंने एप्स्टीन के खिलाफ रिपोर्ट छापने से मना किया था। और तो और एप्स्टीन ने एक दफे निजी बातचीत में कहा था कि क्लिंटन को कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं। तीसरा नाम माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का है। बिल गेट्स की कम से कम 2 महिलाओं के साथ तस्वीर सामने आई है। गेट्स ने बयान दिया कि उन्होंने डोनेशन के सिलसिले में एप्स्टीन के साथ डिनर किया था, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि 2023 में छपी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। उनका रिश्ता डोनेशन प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा का था। रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन को गेट्स के एक सीक्रेट अफेयर की डिटेल पता थी। उसने इस जानकारी का इस्तेमाल गेट्स को धमकाने में किया था। चौथा बड़ा नाम प्रिंस एंड्रयू का है। एंड्रयू ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के छोटे भाई हैं। एप्स्टीन फाइल में उनका नाम भी कई बार आया है। 2019 में वर्जीनिया जॉफ्री नाम की महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। वर्जीनिया का दावा था कि एप्स्टीन ने उसको एंड्रयू के पास जाने के लिए मजबूर किया था। एंड्रयू ने पहले तो वर्जीनिया को पहचानने से मना किया, मगर बाद में उन्होंने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। इस कांड के चलते अक्टूबर 2025 में उनका प्रिंस का टाइटल छीन लिया गया और उन्हें शाही महल से निकलने का आदेश भी मिला। उससे पहले ही मार्च 2025 में वर्जीनिया जॉफ्री की कार को एक बस ड्राइवर ने उड़ा दिया था। इसमें वर्जीनिया गंभीर रूप से घायल हो गई और इसके महीने भर बाद घर में उसकी लाश मिली। पुलिस ने उसको आत्महत्या करार दिया था। वर्जीनिया उन महिलाओं में से थी जिसने एप्स्टीन के खिलाफ मुखर होकर कैंपेन चलाया था। पांचवा नाम ब्रिटिश राजनेता पीटर मेंडलसन का है। पीटर को फरवरी 2025 में अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाया गया था, मगर एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। छठा चर्चित नाम मशहूर दार्शनिक और अध्यापक नोम चॉम्स्की का है। 2015 और 2016 में नोम चॉम्स्की और एप्स्टीन कई बार मिले थे। इन दिनों चॉम्स्की MIT में पढ़ा रहे थे। 2017 तक उनके बीच ईमेल के जरिए बातचीत हो रही थी। सातवां नाम स्टीव बैनन का है। बैनन पहले टर्म में ट्रंप का राइट हैंड था। उसने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन को लीड किया था। बाद में दोनों की दोस्ती टूट गई। बैनन को गबन और धोखाधड़ी के मामले में जेल भी जाना पड़ा था। एप्स्टीन फाइल्स में बैनन की कई तस्वीरें मिली हैं। वो ईमेल के जरिए एप्स्टीन के संपर्क में रहता था। बैनन उससे पॉलिटिकल मसलों पर सलाह भी लेता था। आठवां नाम इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक का है। बराक 1999 से 2001 तक इजराइल के प्रधानमंत्री थे। 2007 से 2013 तक उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री संभाली थी। बराक के एप्स्टीन से बड़े अच्छे संबंध थे। जब भी वो न्यूयॉर्क जाते, एप्स्टीन से जरूर मिलते थे। उन्होंने उसके प्राइवेट प्लेन से कई बार यात्रा भी की थी। 2023 में एहूद बराक ने कहा था कि उन्हें एप्स्टीन के गलत कामों के बारे में कुछ नहीं पता था। नौवां नाम पॉप स्टार माइकल जैक्सन का है। एप्स्टीन फाइल्स में जैक्सन कई बार दिखे हैं। जैक्सन के खिलाफ अलग से बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा था, लेकिन जैक्सन उन आरोपों से इनकार करते थे। 2009 में उनकी मौत हो चुकी है। 10वां नाम पीटर थिल का है। पीटर को पेपल बनाने के लिए जाना जाता है। वो फेसबुक पे सबसे पहले पैसा लगाने वाले लोगों में से थे और CIA के लिए काम करने वाले पेलेंटर टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ही बनाई थी। उन्हें अमेरिका के टेक सेक्टर का किंग मेकर माना जाता है। पीटर थिल का नाम एप्स्टीन के ईमेल्स में आया है। उनके अलावा कुछ और चर्चित लोग हैं, जैसे टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क, न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, गूगल के को फाउंडर सर्गेई बिन, CIA के पूर्व डायरेक्टर विलियम बर्न्स, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, भारतीय मूल के लेखक दीपक चोपड़ा,
फिल्म डायरेक्टर वुडी एलन, जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, कॉमेडियन बिल कॉस्बी, फोर्ब्स मैगजीन के चीफ एडिटर और चेयरमैन स्टीव फोर्ब्स, गेटी इमेजेस के को फाउंडर मार्क गेटी, अभिनेत्री एलिजाबेथ हार्ले, टाइम मैगजीन के पूर्व संपादक वॉल्टर इजाक्सन, संगीतकार माइक जैगर, अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर, जॉर्ज सोरोस के भतीजे पीटर सोरोस, दिग्गज टीवी पत्रकार माइक वॉलिस आदि इत्यादि। ये लिस्ट पूरी नहीं है, हमने कुछ नाम इसलिए बताए हैं ताकि आपको एप्स्टीन के हाई प्रोफाइल नेटवर्क का एक अंदाजा मिल सके। इसमें से कुछ लोगों से एप्स्टीन के सीधे संबंध थे, वो इसके घर में रुकते थे, उसके प्राइवेट प्लेन में उड़ते थे और उसकी प्राइवेट पार्टियों में मेहमान बनते थे। कुछ लोगों से इसकी ईमेल के थ्रू बातचीत होती थी, जबकि कुछ नाम उसकी ब्लैक बुक तक सीमित थे। अभी तक जो फाइल्स रिलीज हुई हैं उनमें किसी व्यक्ति पर कोई आरोप साबित नहीं होता, लेकिन कुछ फैक्ट्स पर बात जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, जिस वक्त ये लोग जेफरी एप्स्टीन के दोस्त बने तब तक वो कई फ्रॉड कर चुका था और अपने घर में लगातार यौन अपराध कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ताकतवर लोग एक साथ एप्स्टीन के सभी गुनाहों से अनजान हो। नंबर 2, जिन भी लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में हैं वो कहीं ना कहीं हमारी दुनिया को प्रभावित करते हैं। पॉलिसी से लेकर टेक और मीडिया तक की दुनिया उनके इशारों पर चलती है। क्या कभी एप्स्टीन ने उनके डिसीजंस को प्रभावित किया? अगर हाँ, तो ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। एक और चीज, ये ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि एक आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए। एक तरफ नोम चोम्स्की कहते हैं अमीर लोग सिर्फ एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन्हें किसी और की फिक्र नहीं होती, वो मार्केट को आधुनिक समय की तानाशाही बताते हैं। दूसरी तरफ वो उन लोगों के साथ पार्टी करते हैं जो उनकी फिलॉसफी में विलेन है। बिल गेट्स और पीटर थिल जैसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल क्लिंटन, एहुद बराक और टोनी ब्लेयर जैसे लोग किसी देश की कमान संभाल चुके हैं। ट्रंप अभी अमेरिका को चला रहे हैं। पत्रकार, वैज्ञानिक, फिल्म डायरेक्टर, लेखक, बिजनेसमैन, हर फील्ड के लोग एप्स्टीन फाइल्स में हैं। वे या तो खुद पीडोफाइल यानी बच्चों के यौन शोषण में शामिल थे या उन्होंने एक घोषित पीडोफाइल को लगातार शह दी। किसी ने भी फाइल खुलने से पहले जेफरी एप्स्टीन का विरोध नहीं किया और ना उसके गुनाहों के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे लोग किसी के आदर्श नहीं हो सकते। उनकी किसी भी बात को हमेशा शक की नजर से देखना होगा। पॉइंट नंबर 3, एप्स्टीन केस में न्याय अभी भी अधूरा है। पीड़िताओं की जिंदगी तहस नहस हो चुकी है, मगर दोषियों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिम्मेदार संस्थाओं ने अपना काम ठीक से नहीं किया। फाइल्स की रिलीज में भी ज्यादा ध्यान सच छिपाने पर रहा है। ऐसी संस्थाओं पर कोई क्यों ही भरोसा करेगा? ये वही अमेरिका है जो दूसरे देशों को मॉरलिटी और ह्यूमन राइट्स पर खूब ज्ञान देता है। क्या एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय नेताओं के भी नाम है? एक ये भी सवाल है। अभी तक किसी भारतीय राजनेता के नाम की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही उनकी कोई ऐसी तस्वीर ही सामने आई है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट पर ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन उनकी सत्यता पर संदेह है। सही जानकारी के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेस पे ही भरोसा करें। ध्यान रहे, नाम आने का मतलब ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति किसी अपराध में शामिल है। कोई नाम के संदर्भ में आया है, एप्स्टीन से उस व्यक्ति के संबंध कैसे थे और इसको लेकर क्या पुख्ता जानकारियां उपलब्ध हैं, इन सवालों की पड़ताल करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जिस दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जोरों पर हो, वहां एक अधूरी या गलत जानकारी कोई जानकारी नहीं होने से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एप्स्टीन फाइल्स का एपिसोड अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी लाखों पन्ने रिलीज होने बाकी हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अच्छी नीयत से सच बाहर लाया जाएगा, दोषियों को सजा दिलाई जाएगी और सबके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ त्रिपाठी को विदा दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ बेंच।